तो हम प्राइमरी मेमोरी डिस्कस कर रहे थे। तो प्राइमरी मेमोरी वो है जो कि सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए थे। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्वालिटी है, वो है मेमोरी कैपेसिटी। तो जो मेमोरी कैपेसिटी है वो जनरली हम बिट या बाइट के टर्म्स में मैनिपुलेट करते हैं। तो बिट और बाइट जानते हो सभी लोग। बिट मींस आइदर 0 और 1, बाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। तो अगर कहीं पे स्मॉल b लिखा है, दैट रिप्रेजेंट्स द बिट, और अगर कैपिटल B है, दैट इज द इंडिकेशन टुवर्ड्स द बाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 64 KB लिखा हुआ, K स्मॉल b, दैट मीन्स 64 किलो बिट, और अगर कैपिटल B होता तो इट वुड बी 64 किलो बाइट। तो मैंने वर्ड के बारे में भी बताया था, मेमोरी वर्ड, कि वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बाइट्स। तो कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वर्ड साइज इन मेमोरी। कि मेमोरी जो एड्रेस करती है वो, मतलब मेमोरी की जो लोकेशन है उसकी वर्ड की साइज क्या है, यानी जो एक लोकेशन है कितने बाइट को स्टोर कर रही है। वर्ड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। तो वर्ड के बारे में बता दिया था मैंने। तो बिट एंड बाइट का यही मीनिंग है, स्मॉल b फॉर बिट, कैपिटल B फॉर बाइट। तो जनरली जो हम उसको डिनोट करते हैं मेमोरी को, वो बाइट्स के फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर में हम जानते हैं जो मेमोरी की साइज होती है जनरली वो 1 GB से लेके और अप टू सेवरल गीगाबाइट्स, मतलब अप टू 8 GB तक जनरली अवेलेबल है नाउ इट इज। और जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हैं जैसे वेक्टर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, दे विल बी हैविंग ए large capacity of memory in terms of many gigabytes for their fast processing. तो जनरली जो हमारा टर्म्स है किलो, मेगा एंड गीगा, तो ये मैट्रिक सिस्टम से लिया गया है। जैसे मैट्रिक सिस्टम में किलो का मतलब है 1000, मेगा का मतलब 1 मिलियन, और गीगा का मतलब होता है 1 बिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख और 1 बिलियन मीन्स 1 करोड़। तो मिलियन, मेगा, गीगा का मीनिंग जो मैट्रिक में ये है, बट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में किलो मीन्स 2 raised to the power 10, मेगा मीन्स 2 raised to the power 20, और गीगा मीन्स 2 raised to the power 30। तो अगर कैपिटल B यूज करेंगे तो ये बाइट हो जाएगा। तो अगर हम 2 raised to the power 10 की बात करें तो इट कम्स आउट टू बी 1064, सॉरी 1024। 2 raised to the power 10 comes out to be 1024। तो अगर हम 1 किलोबाइट की बात करते हैं तो इट विल बी 1024 बाइट्स, ना कि 1000। इसी तरह मेगा 2 raised to the power 20, गीगा, उसके बाद आता है टेराबाइट। टेराबाइट जो है वो होता है 2 raised to the power 40। इसके बाद है पेटाबाइट जो 2 raised to the power 50। इस तरह यूनिट चलते हैं इसमें कंप्यूटर मेमोरी में, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी, किसी भी टाइप की मेमोरी हो। द मेजरमेंट यूनिट्स आर इक्विवेलेंट, बस साइज वेरी करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी में साइज में वेरी। अब स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं।
तो स्टोरेज कैपेसिटी मतलब वही साइज से ही मीनिंग है। तो अब स्टोरेज कैपेसिटी जो है 2 से 3 साल में वो जनरली हमारी डबल हो जाती है और कॉस्ट हाफ हो जाती है। जब भी तुम देखोगे तो जनरली 2 से 3 साल के अंदर जो कैपेसिटी आ रही है हाईएस्ट कैपेसिटी में मेरी की, जैसे आज से 2-3 साल पहले देखो तो मैक्सिमम 4 GB ऑफ रैम अवेलेबल थी, उससे पहले देखो तो मैक्सिमम 2 GB, और 2 के मल्टीपल में बढ़ती जाती, डबल होती जाती है। तो ये रफली अभी तक का जो मेजरमेंट है यानी ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह है। एज एग्जाम्पल सपोज मैंने लिखा 1024 into 16 मीन्स 1024 मीन्स 2 raised to the power 10 वर्ड्स। तो अगर इस तरह का कोटेशन लिखा है मेमोरी में 1024 into 16, तो दैट मीन्स के 1024 वर्ड्स एंड ईच वर्ड इज हैविंग 16 बिट, बाइट नहीं बिट। इसी तरह यहाँ पे 4096 वर्ड, ईच वर्ड हैविंग 16 बिट। तो इस तरह का ये कोटेशन होता है, जैसे 2G into 8 मीन्स 2 gigabyte of memory each where each word is having 8 bit, हर एक वर्ड 1 बाइट का है। अब मेमोरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो जो मेमोरी का परफॉर्मेंस है वो हमारा 3 फैक्टर से मेजरमेंट होता है, रिस्पॉन्स टाइम, एक्सेस टाइम एंड मेमोरी साइकिल टाइम, और सिंपली वी कैन से साइकिल टाइम। तो किसी मेमोरी का परफॉर्मेंस जो मेनली हम मेजर करते हैं वो एक्सेस टाइम या एक्सेस स्पीड से मेजर करते हैं कि हाउ फास्ट, कितनी फास्ट हमारी वो मेमोरी एक्सेस हो सकती है। अब रिस्पॉन्स टाइम से मतलब ये है कि जैसे ही हमने अगर कमांड प्रोवाइड की मेमोरी रीड या राइट के लिए, तो वो सडनली तो रीड राइट स्टार्ट होता नहीं है, कुछ टाइम लगता है। जैसे हमें किसी हम जा रहे हैं रोड पे और अपने व्हीकल से ब्रेक लगाते हैं, तो जैसे ही हमने सोचा वो तुरंत तो हम ब्रेक लगा नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड या कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड हमें टाइम लगता ही है सोचने को कि हमें करना क्या है। तो दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारा वो बेसिकली ये रिफर करता है कि हाउ क्विकली, कि कितने जल्दी कोई मेमोरी हमारी रीड या राइट के लिए रिस्पॉन्ड करती है। रीड या राइट स्टार्ट होना कितने जल्दी होता है, जैसे ही कमांड उसको रिसीव हुई कितने जल्दी वो रीड और राइट करना स्टार्ट करती है। तो एक्सेस टाइम हमारा, जैसे अगर 80 नैनो सेकेंड है किसी मेमोरी का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक 80 नैनो सेकेंड बाद वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर देगा। इट विल टेक सर्टेन टाइम, 80 प्लस सम नैनो सेकेंड एज ए रिस्पॉन्स टाइम। कि किसी भी सिस्टम में एवरी सिस्टम, एवरी मशीनरी, एवरी इक्विपमेंट, एवरी इंडिविजुअल विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, कि उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम। नाउ वी आर कमिंग टू एक्सेस टाइम। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, एक्सेस टाइम मींस कि मेमोरी के एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम यूज अप हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए लगभग 80 नैनो सेकेंड से लेके और मेन मेमोरी के लिए ये 10 नैनो सेकेंड तक होता है या फिर उससे कम होता है, जो कैश और बफर्स के लिए चिप यूज होती है। मीनिंग ये है कि जो कैश मेमोरी के लिए जो हम चिप यूज करते हैं, एक्चुअली कैश मेमोरी भी क्या है, वन काइंड ऑफ मेन मेमोरी ही है, बट फास्टर मेन मेमोरी है, फास्टर रैम कह सकते हैं एक तरह से। तो जो एक्सेस टाइम है रैम के लिए वो लगभग 80 नैनो सेकेंड, और जो
कैश और बफर्स के लिए जो हाई स्पीड मेमोरी कैश यूज होती है उसका 10 नैनोसेकंड करीब होता है एक्सेस टाइम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक्सेस टाइम है मेमोरी चिप का वो जनरली 10 से लेके 100 नैनोसेकंड है, जहां 1 नैनोसेकंड हमारा होता है 10⁻⁹ सेकंड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेस टाइम, so read out these 3 points. जो हमारा मेमोरी सिस्टम होता है किसी भी कंप्यूटर पर, जैसे हमने पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में देखा है, तो एक रैम चिप को अगर तुम उस पर से अलग करोगे, जो स्ट्रिप होती है रैम स्ट्रिप, तो 2 GB की जैसे अपने लैब में है, तो उसमें करीब 8 स्मॉल चिप होती हैं। कंप्लीट रैम वन स्ट्रिप विल बी हैविंग 8 चिप्स ऑफ सिमिलर काइंड। तो जो एक्सेस टाइम को फैक्टर अफेक्ट करता है वो पहला तो यही है कि इफ 8 चिप्स आर देयर, सो हाउ टू सिलेक्ट द राइट चिप फॉर रीडिंग और राइटिंग, इसमें जो टाइम लगता है दैट इज आल्सो ए मेजरिंग फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द एक्सेस टाइम। दूसरा फैक्टर है कि जो सीपीयू है वो मेमोरी से बसेस के थ्रू कनेक्टेड है, तो डिफरेंट बसेस को कितना टाइम लग रहा है या हाउ स्लो और फास्ट डिफरेंट बसेस आर देयर टू कम्युनिकेट द सीपीयू फ्रॉम द मेमोरी सर्किट। तीसरा है कि टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर द बस टू फिनिश ए प्रीवियस ट्रांजेक्शन बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेसर रिक्वेस्ट। जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन है अगर बसेस पर, तो उसको फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है। तो मेनली 2 ही फैक्टर हो गए हमारे। एक तो हम कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन द बसेस कनेक्टिंग द सीपीयू टू मेमोरी, और दूसरा है सिलेक्टिंग द राइट चिप इन द सर्किट। जैसे रैम में स्ट्रिप में अगर 8 चिप्स हैं, तो आउट ऑफ 8 चिप्स के प्रॉपर चिप सिलेक्ट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज द टाइम। फिर है साइकिल टाइम एंड डेटा ट्रांसफर रेट। तो मेमोरी साइकिल टाइम क्या है कि 2 सक्सेसिव रिक्वेस्ट यानी 2 लगातार रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, 2 लगातार रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के बीच का जो टाइम है वो मेमोरी साइकिल टाइम है। साइकिल टाइम यही हो गया ना कि जो डिफरेंट रिक्वेस्टें लगातार परफॉर्म हो रही हैं, तो किन्हीं भी 2 रिक्वेस्ट के बीच का जो टाइम है वो मेजर करते रहो, और उनका एक तरह से हम एवरेज भी ले सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मिनिमम टाइम 2 सक्सेसिव रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो हमारा मेमोरी साइकिल टाइम है। नेक्स्ट फैक्टर इज डेटा ट्रांसफर रेट। तो जो प्राइमरी मेमोरी का टिपिकल डेटा ट्रांसफर रेट है वो है 100 नैनोसेकंड पर बाइट, मतलब एक बाइट को 100 नैनोसेकंड करीब लगते हैं डेटा ट्रांसफर करने में इधर से उधर। और ये जो है 100 टाइम्स फास्टर है हमारा लगभग सेकेंडरी मेमोरी से, जैसे हार्ड डिस्क से लगभग 100 टाइम्स फास्टर है। अब आते हैं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो मेन मेमोरी जो है हमारी वो क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर आईसी और इंटीग्रेटेड सर्किट इज यूज्ड टू डिजाइन द मेन मेमोरी। आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी भी हमारी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे सीपीयू है तो वो भी एक आईसी है, बट दैट इज फ्रॉम द वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट सीपीयू, व्हिच कंसिस्ट ऑफ ALU, control unit, registers, decoders, flip-flops, multiplexer inside CPU.
but memory is only the simple integrated circuit having the storage cells, semiconductor memory. तो इस रीजन से इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि अब इसमें जो बेसिक स्टोरेज सेल है, वो बेसिक स्टोरेज यूनिट है, वो है एक सेल। तो एवरी सेल, हर एक सेल हमारा एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सिंगल बिट। तो तुम एज्यूम कर सकते हो कि अगर गीगाबाइट के ऑर्डर की मेमोरी है तो उसमें कितने सेल होते हैं, उतने ही गीगाबाइट, उतने गीगा सेल्स होंगे, उतने बिलियंस, गीगा मींस बिलियंस, उतने बिलियंस सेल होंगे। अब मेमोरी सेल की बात करते हैं। तो सेल बेसिकली क्या है कि एक स्टेबल स्टेट है जो बाइनरी 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हमारे बाइनरी फॉर्म में ही होते हैं, 0 या 1 के फॉर्म में। तो दो स्टेबल स्टेट 0 या 1 कि कोई इंफॉर्मेशन जब रीड या राइट होता है तो वो इसी फॉर्म में होता है कि वहां पे 0 है या 1 है। तो ये क्या है कि जो स्टेट है, स्टेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो या तो राइट किए जा सकती है या सेंस की जा सकती है, मतलब फॉर रीडिंग। तो प्राइमरी मेमोरी डिजाइन की बात करते हैं। तो डिजाइन मीन्स कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है, बेसिक क्या है उसके अंदर। तो रीड आउट दीज 3 पॉइंट्स। डेटा और इंफॉर्मेशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉर्म में होते हैं। तो जो सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें हमारे वर्ड या स्टोरेज है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एमओएस ट्रांजिस्टर। अब टाइप्स, मेमोरी के टाइप्स। तो मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती हैं, मतलब सॉरी, प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम जैसा कि हम जानते हैं वोलेटाइल मेमोरी है, जो डेटा तब तक है रैम में जब तक कि सिस्टम ऑन है, और जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ डेटा रैम से गायब। तो रोम हमारी नॉन वोलेटाइल नेचर की है, रीड ओनली मेमोरी, जिससे हम केवल रीड कर सकते हैं। रोम, डिफरेंट रोम्स आर देयर इनसाइड द सिस्टम। तो इसमें मैं कुछ और अभी स्लाइड सेट कर देता हूँ, अभी है मेरे पास। तो ठीक है, तो अब हम रैम की बात करते हैं। तो रैम में जैसे हम जानते हैं कि रीड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं, और इसमें जैसे कि वोलेटाइल है तो जो इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली रीड कर सकता है, करता है रैम या रोम को, प्राइमरी मेमोरी को। और कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ हो गया है या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो जो भी रैम में है वो सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। अब इसको रैंडम एक्सेस क्यों बोलते हैं? तो रैंडम एक्सेस जो टर्म नाम पड़ा इसका, वो इसलिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर इसमें कोई भी लोकेशन, वो रैंडमली एक्सेस हो सकती है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में किसी भी लोकेशन को सीपीयू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेस कर सकता है, चाहे कोई भी लोकेशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। रैंडमली सीपीयू कैन पिक एनी लोकेशन एंड द टाइम टेकन विल बी सेम।
मतलब जो एक्सेस टाइम है किसी भी चिप के अंदर किसी भी लोकेशन को, चाहे वो रीड और राइट के लिए हम एक्सेस करें, रीड आउट दीज पॉइंट्स, तो सीपीयू और रैम इंटरेक्शन जानते ही हो तुम लोग। जो डेटा सीपीयू को रिक्वायर्ड होंगे वो रैम में लाया जाएगा फ्रॉम द, मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में वो डेटा आएगा और सीपीयू विल रीड दैट डेटा, और सीपीयू जब राइट करेगा तो भी रैम में ही राइट करेगा। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए रैम से या रोम भी, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो रोम से भी डेटा आएगा, बट रोम में सीपीयू भेज नहीं सकता डेटा। तो रैम चिप कहाँ पर अवेलेबल होती हैं वो हमने देखा है लैब में कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर, या फिर ये उस स्पेशल कनेक्टर पर प्लग्ड होती हैं, प्लग की तरह। जैसे पर्सनल कंप्यूटर में जितने भी हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में वो सॉकेट में फिक्स होती हैं, मतलब प्लग होती है स्पेशल कनेक्टर। और जो अदर कंप्यूटर्स हैं जैसे पाम टॉप है, लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, उनमें रैम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ही होती है, उसमें इस तरह का फिजिकल कनेक्टर सॉकेट पॉसिबल नहीं है। स्मार्टफोन में भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ही होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो इजीली हमारी अपग्रेड भी हो सकती है अगर ये कनेक्टर वगैरह में, जैसे पर्सनल कंप्यूटर में है कि अगर वो डिटैचेबल सॉकेट से कनेक्टेड है कनेक्टर से, तो वी कैन रिमूव दैट and we can insert another high capacity RAM whenever we want. अब input output from the RAM, जब भी CPU कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो इनपुट भी रैम से होता है और आउटपुट स्टोरेज फाइनल रिजल्ट भी रैम में ही होता है। और ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल हम पढ़ ही चुके हैं कि रैम से सीपीयू के अंदर डेटा आता है, किन किन रजिस्टर से होके आता है, कैसे एड्रेस फ्लो होता है, और कैसे रजिस्टर में जाके फिर एएलयू में फिर प्रोसेस होके फिर रजिस्टर से फिर वापस मेमोरी में फाइनल रिजल्ट आता है। तो फाइनली रिजल्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रैम। रैम साइज तो पहले ही बता चुका हूं। Nowadays size of the RAM starts from the 2 GB to up to 8 GB in small personal computer. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर में तो ज्यादा होगी साइज रैम की, ठीक है। मैं कुछ और स्लाइड्स इसमें ऐड करता हूं। हाँ, तो डिस्क कैश यानी बफर। तो बफर जैसे मैंने बताया था कि बफर विल बी फॉर ईच एंड एवरी हार्डवेयर डिवाइस इनसाइड द मेमोरी रैम। तो रैम के अंदर जो भी स्टोरेज एरिया है वो कुछ ना कुछ बफर यानी डिस्क कैश, ये तो मैंने डिस्क के लिए लिखा है यानी हार्ड डिस्क के लिए बफर एरिया, बट कीबोर्ड हार्ड डिस्क रैम, वो कीबोर्ड हार्ड डिस्क प्रिंटर सभी डिवाइसेस के लिए उनके डिवाइस ड्राइवर के द्वारा
ये जो बफर है, मतलब रिजर्व मेमोरी इनसाइड द रैम, वो होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बफर। तो उसी मेमोरी से कम्युनिकेशन होता है इन डिवाइसेस का, एक्सेप्ट द डिवाइसेस व्हिच आर हैविंग इट्स ओन सेपरेट प्रोसेसर। अब नीचे कंपाइलर का पॉइंट है, सो दैट इज नॉट एक्चुअली for you because it involves a compiler allocation and replacement algorithm. So this is beyond the your syllabus. अब हम आते हैं मेमोरी ट्रांसफर, रीड और राइट ऑपरेशन। तो रीड और राइट बहुत सिंपल ऑपरेशन, इजी टू अंडरस्टैंड है। रीडिंग मीन्स fetching the information from memory and writing means the opposite, transferring information to the memory. मेमोरी रीड क्या है कि ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी, एंड मेमोरी राइट ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द मेमोरी। तो मेमोरी मतलब रैम को आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए ये 3 तरह की लाइन होती हैं, मतलब जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा लाइंस, एड्रेस लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस, क्योंकि बसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो डेटा इनपुट, अब डेटा बस जो है तो वो 2 प्रकार से काम करेंगी, एक तो डेटा इनपुट लाइन की तरह और दूसरा डेटा आउटपुट लाइन की तरह वर्क करेंगी। तो डेटा इनपुट लाइंस मींस कि लाइंस तो वही है इनपुट और आउटपुट के लिए, लेकिन जब वो इनपुट के लिए वर्क करेंगी तो उनको हम डेटा इनपुट लाइंस कहेंगे, और जब आउटपुट की तरह वर्क करेंगी एड्रेस सिलेक्शन लाइंस क्या है कि यूज होती हैं मेमोरी से किसी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब कि एड्रेस सिलेक्शन लाइंस मतलब एड्रेस लाइंस और एड्रेस बस इज यूज फॉर सिलेक्टिंग ए वर्ड फ्रॉम मेमोरी। Okay, then control lines, so they are used to specify the direction of transfer. Control lines means direction of transfer, whether for read or write operation, depending on read or write. Okay, तो अब मैं क्या है कि मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मेमोरी का, तो ये शायद विजुअल नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा मैं वो करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। साइज बड़ी कर देता हूँ इसको, तो ठीक है। तो ये रैम चिप है 2⁻k into n साइज की। तो इसका मतलब ये है कि इस रैम में 2⁻k क्या है, वर्ड है या लोकेशंस हैं, और हर एक वर्ड की जो साइज है वो n बिट की है। ये डेटा इनपुट लाइंस हैं और इधर डेटा आउटपुट लाइंस है हमारी। डेटा आउटपुट लाइंस, डेटा इनपुट लाइंस कि जो डेटा इनपुट होगा वो इधर से होगा और जो डेटा आउटपुट होगा वो इधर से रीड होगा। दिस मेमोरी इज हैविंग 2⁻k वर्ड्स, ईच वर्ड इज हैविंग n बिट्स। ये एड्रेस लाइंस हैं, ये रीड सिग्नल है, मतलब ये है हमारी कंट्रोल लाइंस फॉर रीडिंग एंड कंट्रोल लाइंस फॉर राइटिंग। ये अब इसको, ये जो है इसमें स्मॉल सा लिखा हुआ है n,
इसको मैं और n, तो अगर n डेटा इनपुट लाइंस हैं तो n ही डेटा आउटपुट लाइंस होंगी। इसका मतलब ये है कि डेटा अगर n बिट का इनपुट होगा तो डेटा n बिट का ही आउटपुट होगा। दिस इज द थिंग। ओके, अब इसमें जो ये बार है यानी कटी हुई लाइंस दिख रही हैं, ये दिस मीन्स कि हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं सिंगल लाइन से, बट इट रिप्रेजेंट्स द n नंबर ऑफ लाइंस। सिंगल एरो रिप्रेजेंट्स द n नंबर ऑफ लाइंस। तो इसी तरह यहाँ एड्रेस लाइंस हैं तो ये k होंगी एक्चुअली। ओके, ये जो k है स्मॉल सा दिख रहा है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो जितने वर्ड हैं एक्चुअली, अब यहाँ कितने वर्ड है, 2 रेज़ टू द पावर k, तो 2 रेज़ टू द पावर k वर्ड्स हैं। दैट मींस वी रिक्वायर द k address lines to select one of the word. K address lines will select one of the word from 2 raised to the power total k words, or n, each word is having n bits. तो n डेटा इनपुट लाइंस होंगी, n डेटा आउटपुट लाइंस होंगी, हर एक वर्ड की साइज n बिट की होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ रीड सिलेक्शन लाइन है, यहाँ राइट सिलेक्शन लाइन है। ओके, तो आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। तो आगे चलते हैं इस पर। अब जो भी आर वर्ड है हमारे, यानी 2 रेज़ टू द पावर k वर्ड्स हैं, तो उसमें k तो एड्रेस लाइंस होंगी हमारी जैसे मैंने बताया, और n डेटा इनपुट लाइंस होंगी, n डेटा आउटपुट लाइंस होंगी टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी और टू द मेमोरी। डेटा एड्रेस एंड सिलेक्शन लाइंस, तो k एड्रेस लाइंस होंगी अगर 2 रेज़ टू द पावर k वर्ड्स हैं, ये हम जानते हैं। और जो कंट्रोल लाइंस होंगी वो एक रीड कंट्रोल लाइन, राइट कंट्रोल लाइन फॉर कंट्रोल सिग्नल्स। Read and write signals, read out these 3 points, they are easier to understand. जो राइट सिग्नल है उसको हम ट्रांसफर इन सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि डेटा इज, वी आर परफॉर्मिंग डेटा इन टू द मेमोरी, एंड जो राइट ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड एज द आउट ट्रांसफर ऑपरेशन। मेमोरी रीड का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये सिंबल लिखा है रजिस्टर R1 कि R1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में MER, मीनिंग ये है कि मेमोरी पॉइंटेड बाय द कंटेंट्स ऑफ MER रजिस्टर। MER रजिस्टर के द्वारा जो मेमोरी पॉइंटेड है वो R1 रजिस्टर में कॉपी हो रही है। ठीक है, कंटेंट्स पॉइंटेड बाय द एड्रेस व्हिच इज इनसाइड द MER रजिस्टर। MER रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन कि जहां से डेटा हमारा रीड होता है, तो उस लोकेशन से डेटा रीड होके R1 रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है जो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ। MER में जो एड्रेस है वो एड्रेस लाइंस पे जाएगा और मेमोरी यूनिट एक्टिवेट होगी पर्टिकुलर एड्रेस वाली मेमोरी, और उस मेमोरी से कंटेंट्स रीड होंगे, फिर MBR रजिस्टर में आएंगे, जैसा कि हमने CPU साइकिल में पढ़ा था। MBR रजिस्टर से वो कंटेंट्स हमारे पर्टिकुलर रजिस्टर में चले जाएंगे R1 में, और इसी तरह मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा। यहाँ पे R2 रजिस्टर से कंटेंट्स जा रहे हैं मेमोरी पॉइंटेड बाय MER, तो R2 रजिस्टर से कंटेंट, अब इसमें देखो MER में फिर वही एड्रेस होगा जिसमें कंटेंट्स राइट होने हैं,
तो R2 रजिस्टर से MBR मेमोरी बफर रजिस्टर पर जाएंगे कंटेंट्स, MBR से फिर वो कंटेंट्स उस मेमोरी पे जाएंगे जो कि MAR पॉइंट कर रहा है और उस मेमोरी पे राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्लाइड है। एंड टाइम इज अबाउट टू डाई, 1 मिनट से कम टाइम बचा है। MBR रजिस्टर से जो कंटेंट्स हैं वो डेटा बस के थ्रू, डेटा इनपुट लाइंस के थ्रू उस मेमोरी पे राइट हो जाएंगे जो कि MAR के द्वारा पॉइंट हो रही है। Okay, so by this we have completed the discussion for random access memory. Okay. तो अब रैम के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।